नहीं है। और अमेरिका से जो लाल रंग का गेहूं भी आ रहा था उसकी शर्त भी हमें मंजूर नहीं है। वो गेहूं भी घटिया क्वालिटी का था, पैसा भी हमको ज्यादा देना पड़ता था। इसलिए अब हम अमेरिका से गेहूं नहीं खरीदेंगे कभी भी। तो क्या होगा कि देश में गेहूं की कुछ कमी हो जाएगी। अभी हमें तत्काल अपना गेहूं का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जब तक गेहूं की फसल आएगी उत्पादन बढ़ाकर, तब तक तो गेहूं की कमी होगी ही देश में। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि सप्ताह में एक दिन कम से कम आप खाना मत खाइए। तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। माने शास्त्री जी का कहना और हिंदुस्तान के लोगों का उनको पाठिंबा देना। ऐसे कम नेता होते हैं देश में जिनकी इस तरह की अपील पर करोड़ों लोग एक साथ समर्थन करते हैं। शास्त्री जी की उस अपील पर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का समर्थन मिला। जो सभा में गए थे उन्होंने तो समर्थन किया ही, बाद में सभा के अंदर कुछ चुनिंदे वाक्य जो शास्त्री जी ने बोले थे वो बार बार रेडियो पर सुनाए गए पूरे देश में। उस समय तो टेलीविजन नहीं होता था, रेडियो था। तो उन बातों को सुन सुनकर गांव के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग ने भोजन करना बंद कर दिया कि शास्त्री जी ने कहा है, शास्त्री जी ने कहा। मेरे घर में भी मैंने देखा, मेरी एक दादी माँ है, वो सोमवार को खाना नहीं खाती। एक बार मैंने उसको पूछा ऐसे ही जिज्ञासा में कि तुम शंकर जी का व्रत करती हो इसलिए नहीं? उसने कहा नहीं नहीं, शास्त्री जी को वायदा किया। तो ऐसी हिंदुस्तान में लाखों माताएं हैं, करोड़ों माताएं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इस देश में जो शास्त्री जी को कभी 1965 में वायदा कर दिया तो आज भी सोमवार को खाना नहीं खाते। तो ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी। तो अमेरिका यह देख चुका था कि शास्त्री जी पर किसी दबाव का असर नहीं पड़ता। तो जब पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका को अप्रोच किया 8 जनवरी 1966 को कि अब तो हम जाने वाले हैं, किसी तरह से हमको बचाओ या युद्ध विराम कराओ, तो अमेरिका ने फिर क्या किया कि सीधे शास्त्री जी को अप्रोच करने के बजाय जो शास्त्री जी के सबसे अच्छे दोस्त थे, सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे, उनको कहा। अब उस समय सोवियत संघ का क्या निहित स्वार्थ था? सोवियत संघ और अमेरिकी सरकार का एक जॉइंट प्रोग्राम चल रहा था, स्पेस मिशन का, सैटेलाइट का कुछ प्रोग्राम चलता था जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे थे। तो अमेरिका ने जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति को यह कहा तो इस बात की धौंस पट्टी देते हुए कि वो मिशन का प्रोग्राम रुक सकता है अगर आपने शास्त्री जी को रोका नहीं तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति अमेरिकी दबाव में आए और उन्होंने फिर शास्त्री जी को कहा कि युद्ध रोकिए। अब शास्त्री जी के सामने धर्म संकट ये था कि अगर कोई दुश्मन कहे तो वो मानने को तैयार नहीं, लेकिन सोवियत संघ तो बहुत अच्छा दोस्त था, उसने कहा। और बाद में शास्त्री जी को ऐसा लगा कि सोवियत संघ से रिश्ते हमको बनाकर रखने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका को साधने के लिए सोवियत संघ को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। और यूनाइटेड नेशंस में कई बार ऐसा समय आया था जब सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी अमेरिका के विरोध में, तो शास्त्री जी ने मान लिया क्योंकि सोवियत संघ के राष्ट्रपति बोलते थे और उन्होंने कहा कि ठीक है युद्ध विराम करते हैं। तो जब सेनाएं लाहौर पर झंडा लगाने की तैयारी कर रही थी तभी उनको आदेश मिला कि अभी रुक जाओ। और रुकने के बाद फिर शास्त्री जी को कहा गया कि अभी समझौता करिए। तो शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि हम समझौता जरूर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के प्रतिनिधि और मैं आमने सामने बैठकर तय करेंगे। तो कहा गया कि हाँ ठीक है, आप आमने सामने बैठकर तय करिए। तो कहां वार्ता होगी? तो फिर ताशकंद नाम की जगह तय की गई कि ताशकंद में चलो वार्ता होगी। तो शास्त्री जी जब ताशकंद गए समझौता करने के लिए तो सबसे बड़ा धक्का उनको लगा वो इस बात से लगा कि जो बात उन्होंने पहले कही थी कि हम आमने सामने बैठकर तय करेंगे, वहां पहुंचने पर उनको पता चला कि समझौते वार्ते की सारी शर्तें पहले से ही तय हो चुकी और जिस पर समझौता करना है, जो दस्तावेज है, वो पहले से तैयार हो चुका। ये उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो शास्त्री जी ने कहा कि ये तो मुश्किल है, मैंने तो कहा था कि हम आमने सामने बैठकर शर्तें तय करेंगे और यहां शर्तें पहले से तैयार हैं, बस ये कहा गया था कि अब आप इस पे हस्ताक्षर करिए। हुआ क्या कि शास्त्री जी के साथ जो मंत्री गए थे उस समझौते के लिए, वो सब बहुत ही निकम्मे किस्म के लोग थे। तो वहां क्या हुआ कि शास्त्री जी अकेले पड़ गए और वहां क्या हुआ, कुछ इस तरह का तमाशा हुआ कि शास्त्री जी कहने लगे कि आमने सामने बैठकर तय करेंगे और जो शास्त्री जी के मंत्रिमंडल के साथी उनके साथ थे उन्होंने कहा अरे जी कर लीजिए, अब समझौता ही तो करना।
अब हम सामने बैठकर शर्त तय करें उसमें एक फर्क होता है, और पहले से की हुई शर्त पर समझौता करें वो एक दूसरी बात होती है। तो जब मंत्रिमंडल के शास्त्री जी के सदस्यों ने उनको जोर दिया कि कर लीजिए समझौता, तो बिना इच्छा के शास्त्री जी ने वो समझौता किया, और समझौता करने के तुरंत बाद शास्त्री जी को मार दिया गया, उनकी हत्या हुई, उनको जहर दिया गया। सारे देश में प्रचार यह किया गया कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई है, कोई हृदय गति उनकी नहीं रुकी थी, उनको जहर दिया गया। क्योंकि जब उनकी डेड बॉडी आई ताशकंद से तो वो एकदम काली पड़ गई थी, और काली पड़ी हुई डेड बॉडी वही होती है जो या तो इलेक्ट्रिक शॉक से कोई मरा हो, बिजली का करंट लगने से मरा हो, या तो जहर देने से किसी को मारा गया। दो ही परिस्थिति में पूरा शरीर काला पड़ता है, या तो जहर गया हो आपके शरीर में, या बिजली का झटका लगा हो आपको ताकतवर और आप उसमें मरे। और यहां आने के बाद क्या हुआ, क्योंकि यह झूठ पहले प्रचारित हुआ कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई, तो उस झूठ को सच बनाने के लिए शास्त्री जी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया। क्योंकि अगर पोस्टमार्टम होता तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, पता चल जाता कि इनकी हृदय गति से मृत्यु हुई है या इनको जहर दिया गया। हालांकि शास्त्री जी की पत्नी चाहती थी, ललिता शास्त्री, कि उनका पोस्टमार्टम हो, लेकिन वो सब होता उसके पहले आनन फानन जल्दी फल्दी शास्त्री जी का दाह संस्कार कर दिया गया। ये सब हुआ 1965 के उस पाकिस्तानी हमले में। अब जो समझौता हुआ, जिसको ताशकंद समझौता हम कहते हैं, जो 10 जनवरी 1966 को हुआ, उसमें शर्तें क्या थी जो शास्त्री जी को शायद स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए वो बोल रहे थे कि सामने बैठकर समझौता हो। सबसे खतरनाक और गंदी शर्त उसमें यह थी कि भारत के सैनिकों ने जो जीता हुआ इलाका है वो बिना शर्त पाकिस्तान को वापस करना होगा। शास्त्री जी शायद ये चाहते थे, उनके मन में ये था कि हम लाहौर का इलाका पाकिस्तान को वापस करेंगे तब जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमको वापस मिल जाए तब। ये उनके मन में था। 26,000 वर्ग मील इलाका हमारा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो हम एक हाथ से लेंगे तो जीता हुआ लाहौर दूसरे हाथ से पाकिस्तान को देंगे, ये उनके मन में था। इसलिए वो कह रहे थे कि हम सामने बैठेंगे तो समझौता होगा। लेकिन समझौते की जो शर्त तय की गई उसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके को भारत को वापस देने की कोई बात नहीं थी, बल्कि भारत ने जो जीता हुआ इलाका था वो सब पाकिस्तान को देने की बात थी। और निश्चित रूप से ये समझौते की शर्तें अमेरिका ने और पाकिस्तान के लोगों ने मिलकर तय की थी, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका भारत को वापस मिले। अब क्यों नहीं चाहता ये बात मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन यहां संदर्भ आया इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अमेरिकी सरकार और पाकिस्तान के बीच जो सांठगांठ हुई 1965 के समझौते के पहले, वो सांठगांठ का नतीजा ये था कि बिना जम्मू कश्मीर के इलाके को, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके को वापस लिए हुए अपना जीता हुआ सारा इलाका पाकिस्तान को वापस करना पड़ा। गिलगित का पूरा इलाका जो जीता वो वापस किया, और लाहौर तक का इलाका जो जीता वो वापस किया। उस समय कुछ युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी भी बनाया था, कुछ 1100-1200 सैनिक बंदी बनाए थे, वो भी वापस किए। मुझे इन सब की कोई तकलीफ नहीं। 1966 का जो समझौता मैंने पढ़ा उसमें कई बार मुझे लगता है कि शायद शास्त्री जी एक बात के लिए तैयार हो गए होंगे अंत में, जो उसमें आखिरी बात है कि पाकिस्तान ने फिर वायदा किया 1965 में कि हम भविष्य में फिर आक्रमण नहीं करेंगे। अभी यह समझौता हमारा अंतिम समझौता है, हम कभी भविष्य में आक्रमण नहीं करेंगे। शायद इसलिए तैयार हुए हों कि ये भविष्य में फिर आक्रमण करेगा, फिर तकलीफ करेगा, इसलिए शायद तैयार हुए हों। वैसी परिस्थिति में समझौता हुआ हो। अभी दुर्भाग्य यह है कि शास्त्री जी के साथ जो भी गए थे उस समझौता वार्ता में कोई अभी जिंदा नहीं, तो किसी से सही बात पूछें तो वो पता भी नहीं चल सकता। वो सब जा चुके हैं इस दुनिया से, तो पता भी नहीं चल सकता। वो सेक्रेटरी भी जिंदा नहीं है जो वहां पर उपलब्ध थे, वो मंत्री भी जिंदा नहीं है जो वहां पर गए हुए थे। तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से शायद कुछ हुआ होगा, लेकिन जो भी हुआ वो हमारे हित के विरुद्ध हुआ, हमारे हित के समर्थन में नहीं हुआ। लेकिन एक संतोष जरूर है मुझे कि 1965 के आक्रमण में कम से कम 1962 की स्थिति नहीं थी। 1962 में हमने गिरकर समझौता किया था, सामने से अमेरिका को अपील की थी
तब चीन के साथ हमारा समझौता हुआ था। 1965 में हम ऊपर थे और पाकिस्तान ने गिरकर हमसे समझौता किया। परिस्थिति कम से कम इतनी बदली हुई तो थी। और 1965 के समझौते में कम से कम इतना तो था ही कि हमने कुछ नया इलाका अपना पाकिस्तान को या किसी को दिया नहीं था। 1962 की लड़ाई में तो 72,000 वर्ग मील चला गया, 1947 की लड़ाई में तो 26,000 वर्ग मील चला गया, लेकिन 1965 की लड़ाई में गया कुछ नहीं था अपनी गांठ का, अपनी जेब का। हां, लाल बहादुर शास्त्री जी चले गए, वो सबसे बड़ा नुकसान था इस देश का। और शास्त्री जी का जाना इस देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान मैं क्यों मानता हूं? क्योंकि मेरी अपनी मान्यता में वो 50 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे जो न भूतो न भविष्यति, माने ना कभी हुए और न कभी होने की संभावना है। तो आप पूछेंगे ऐसी क्या खास बात थी उनमें? सबसे बड़ी बात थी शास्त्री जी के पूरे जीवन में वो उनकी सादगी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते हुए भी उनके पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े होते थे, एक को धोना सुखाना, दूसरे को पहनना। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो अपनी धोती को सिलकर पहन सकते थे अगर वो फट गई तो। माने उनकी धोती में अगर कहीं फट गया तो नई धोती खरीदने के बजाय उसी को सुई धागे से सिला और उसी को पहना। और जब ये सब शुरू हुआ था युद्ध 1965 में, तो युद्ध शुरू होते ही शास्त्री जी ने रेडियो पर एक भाषण दिया था हिंदुस्तान के लोगों को अपील करते हुए, और उन्होंने ये कहा था कि युद्ध शुरू हुआ है, इस युद्ध में पता नहीं देश का कितना संसाधन लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये भी नहीं मालूम कि ये युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि हमने नहीं शुरू किया है, दुश्मन ने हमारे ऊपर युद्ध थोपा है, अब उसका जवाब तो हमें देना ही है, लेकिन वीरता के पूर्वक, वीरता के साथ देना है। तो इसमें कुछ भी पैसे खर्च हो सकते हैं, संसाधन लग सकते हैं। तो लोगों से उन्होंने अपील की कि इस युद्ध में पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है, इसलिए लोग अपने जीवन के फालतू खर्चे कटौती करें और वो खर्चों को या तो बचत के रूप में राष्ट्र के काम में लगाएं या सीधा सेना के लिए दान करें। तो उन्होंने ये अपील की कि आप अपने फालतू खर्चे कम करिए, खर्चे कम नहीं करिए, फालतू खर्चे, जो एक्स्ट्रा आपका बजट है अपने परिवार का वो कम करिए। जरूरी खर्चे तो करिए ही, लेकिन जो बेकार के खर्चे जिनको आप रोक सकते हैं उन्हें कम करिए, वो देश के काम आएंगे जरूरत के समय। तो शास्त्री जी ने जब ये अपील की लोगों से कि आप अपने जीवन का एक्स्ट्रा खर्च कम करिए, तो पहले उन्होंने अपने जीवन में उसे खुद किया, तब कहा रेडियो पर। और खुद कैसे किया उन्होंने? उनके घर में एक बाई आती थी उनके कपड़े धोने के लिए और उनके कमरे की सफाई करने के लिए, पोंछा झाड़ू लगाने। उस बाई को उन्होंने कहा कि अभी तुम कल से मत आना, क्योंकि मैं अपने फालतू खर्चे कम करना चाहता हूं। तो बाई ने कहा कि आपके कपड़े कौन धोएगा, झाड़ू पोंछा कौन लगाएगा? उन्होंने कहा मैं खुद करूंगा। तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने कपड़े खुद धोता और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपनी बैठक के कमरे में खुद झाड़ू लगाता, मैं खुद करूंगा। उनके घर में एक अध्यापक आता था उनके बेटे को पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। उनका एक बेटा अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर था, तो उसको पढ़ाने के लिए एक अध्यापक आता था। तो अध्यापक ने कहा एक दिन कि आपने मुझे जाने के लिए बोल दिया, क्यों? तो शास्त्री जी ने कहा मुझे खर्चे कम करने, तो तुम नहीं आना। तो उसने कहा आपका बेटा अंग्रेजी में कमजोर है, फेल हो सकता। तो शास्त्री जी ने बड़े आसानी से जवाब दिया कि हिंदुस्तान के करोड़ों बच्चे अंग्रेजी में ही फेल होते, तो मेरा बेटा भी फेल हो जाए, इसमें आपको क्या तकलीफ? बहुत सहजता से उन्होंने कहा कि करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान के अंग्रेजी में ही फेल होते, हिंदी में थोड़ी होंगे, अंग्रेजी में ही होंगे। जब अंग्रेज हिंदी में फेल हो सकते हैं तो हिंदुस्तानी अंग्रेजी में फेल हो सकते हैं, इसमें तकलीफ की क्या बात? तो ठीक है, तुम भी नहीं आना। तो इस तरह के व्यक्ति थे। अपने खर्चे कम कहां कर रहे थे? अभी वो बीड़ी पीते नहीं थे, सिगरेट पीते नहीं थे, पान खाते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे। और खर्चे उनके क्या थे? यही खर्चे थे, उसको भी कम किया।
और आप जानते हैं कि उस समय उनकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, फिर भी पत्नी को कष्ट दिया, खुद ने कष्ट सहन किया, लेकिन तो घर के खर्चे कम किए। जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी तो कुछ उनके सहयोगी लोगों ने उनके ऊपर एक बार कीचड़ उछालने की कोशिश की, और इस तरह का देश में कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया। अब उनके नाम लेकर मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता। शास्त्री जी को जो अपना विरोधी मानते थे, ऐसे भी कुछ लोग थे मंत्रिमंडल में, तो उन्होंने इस तरह का दुष्प्रचार किया कि शास्त्री जी तो दिखावा करते थे, सच्चे में तो उन्होंने करोड़ों रुपए जमा किए हैं, बाहर से दिखावा करते थे कि उनके पास कुछ नहीं है या वो अपने जीवन में कटौती से रहते। तो ललिता शास्त्री जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो जो वो कभी नहीं चाहती थी वो काम फिर उन्हें करना पड़ा। क्या काम करना पड़ा? उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के सामने लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पासबुक थी उसको जाहिर किया, और उनकी पासबुक में कुछ 365 रुपए कुछ 35 पैसे निकले थे। तब उनके खिलाफ जो दुष्प्रचार करने वाले थे सबके मुंह बंद हुए। इस तरह के व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। अब आप जरा कल्पना करिए कि एक भारत का प्रधानमंत्री रहा हुआ व्यक्ति, उसके पास 365 रुपए निकले। कोई सोच सकता है? यहां तो किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नगर सेवक हो जाए, वो उसके खजाने में उसका अकाउंट खोलेंगे तो 1-8 करोड़ निकल आएगा, और कहां भारत का प्रधानमंत्री, उसके अकाउंट में 365 रुपए। ये आज हमारे लिए कल्पना से भी बाहर की बात है। हो सकता है कि आज से और 10 साल के बाद हमारी जब नई पीढ़ी जवान होगी और भ्रष्टाचार की गंगोत्री को चारों तरफ देखेगी, तो उनके लिए तो ये कोई कहानी किस्से की बात होगी कि लाल बहादुर शास्त्री जैसा एक प्रधानमंत्री भी हुआ इस देश में जिसके पास कुछ नहीं था, अपने बैंक बैलेंस। आज हिंदुस्तान में जो नेता हैं, किसी भी पद पर हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि किसी नेता के पास कुछ भी ना हो। 10 साल बाद तो और भी मुश्किल होगा ये कल्पना करना, लेकिन वो थे, इसी जमीन के व्यक्ति थे। और जब वो गए ताशकंद समझौता करने के लिए, तो घर से निकलते निकलते उनकी पत्नी ने उनको टोका कि अब तो आप विदेश जा रहे हैं समझौता करने के लिए, कम से कम आज तो आप ये फटी हुई धोती मत पहन के जाइए, कोई नई धोती ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसान तो इससे भी ज्यादा गरीबी में रहते हैं, और मैं तो उनका प्रधानमंत्री हूं, मैं श्रीमंतों का प्रधानमंत्री नहीं। तो वही फटी हुई धोती जो सुई से धागे से सिली हुई थी, उसी को पहनकर गए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भूतो न भविष्यति, न कभी हुए न कभी होने की संभावना। वही कष्ट है 1965 के युद्ध का कि शास्त्री जी चले गए। बाकी कुछ भी गया वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ऐसा हीरा आदमी चला गया जो कम पैदा होते, ऐसे लोग कम पैदा होते। वो 1965 की लड़ाई में हुआ हमारे देश के खिलाफ। फिर 1965 के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने फिर हमला किया 1971। समझौता किया 1965 में, अपने ही समझौते को 5 साल बाद पाकिस्तान ने फिर नकारा, फिर हमला किया। लेकिन 1971 का जो हमला था उसमें पाकिस्तान ने बहुत कूटनीतिक तरीके से काम किया था, और अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर उस हमले की योजना बनाई। 1971 की लड़ाई में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के सेना अधिकारियों ने मिलकर योजना बनाई थी, और पहली बार 1971 के आक्रमण के समय में अमेरिकी सैनिक अधिकारी पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए आए थे। योजना भी उन्होंने मिलकर बनाई थी। तो योजना कैसी थी उनकी कि पाकिस्तान ने पहले क्या किया कि जो पूर्वी पाकिस्तान का इलाका है, जिसको आज आप बांग्लादेश कहते हैं, पहले तो ये बांग्लादेश नहीं था, 71 के पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। अब आप जानते हैं, नक्शे को ध्यान में रखें तो पूर्वी पाकिस्तान से हमारे बंगाल की सीमा सटी हुई है, और वो सीमा ऐसी है जिस पर ना तार की बाड़ थी पहले, ना कोई बाउंड्री बनाई गई थी, ना कुछ था, एकदम खुली हुई थी, ओपन थी। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के इलाके से घुसपैठियों को बंगाल में घुसाना शुरू किया, शरणार्थी के नाम पर। तो पाकिस्तानी शरणार्थी के नाम पर वहां से घुसपैठिए घुसने लगे बंगाल की सीमा में, और बंगाल की सीमा में घुसपैठियों ने हजारों की संख्या में घुसना शुरू किया।
उनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो मुहाजिर हैं पाकिस्तान। मुहाजिर माने जो भारत से गए हुए मुसलमान पाकिस्तान में हैं, उनको वहां मुहाजिर कहते हैं। और मुहाजिर लोगों को पाकिस्तान में हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बहुत साल तक मुहाजिरों को पाकिस्तान में वोट देने का भी अधिकार नहीं था। और मुहाजिर लोग अगर कोई धंधा करें पाकिस्तान में तो धंधा भी नहीं चलने देते थे। वहां की जो सरकारी नौकरियां होती हैं, उन सरकारी नौकरियों में मुहाजिर तो सवाल ही नहीं उठता, वो चला जाए, और जाएगा भी तो नीचे के पद पर रहेगा, उच्च स्तर का अधिकारी तो कभी नहीं बन सकता। और कुछ अपने दम पर धंधा करेगा, व्यापार करेगा, उद्योग में ऊंचा जाने की कोशिश करेगा तो भी नहीं जाने देते, लूट लेंगे, मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो जो मुहाजिर थे वो भी उन शरणार्थियों के साथ बड़ी संख्या में आने लगे। उनको पहले ऐसा लगा, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो भागकर पाकिस्तान में गए। उनको ऐसा लगा कि ये कौम के आधार पर, धर्म के आधार पर जो बंटवारा हो रहा है, तो हमें शायद पाकिस्तान में ज्यादा सहूलियत मिलेगी, ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। तो वो भागे, वहां से बंगाल छोड़कर भागे। लेकिन थोड़े ही दिन में उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई कि पाकिस्तान में तो हम हिंदुस्तान से भी ज्यादा बुरी हालत में रहते हैं। जो हालत में वो यहां रहते थे उससे भी ज्यादा गई गुजरी हालत उनकी पाकिस्तान में थी। तो वो फिर भागे वहां से शरणार्थियों के साथ। तो उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये सब बहुत वेल प्लान्ड तरीके से हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका की बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये हुआ। तो वो घुसते गए तो संकट क्या आया हमारे देश में, बंगाल की सरकार का बजट गड़बड़ाया। बंगाल की सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा शरणार्थियों के ऊपर खर्च होने लगा। मुहाजिर जो भाग के आते थे पूर्वी पाकिस्तान से, उनके ऊपर खर्च होने लगा। तो एक दिन बंगाल की सरकार ने भारत की सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि हमारे बजट में तो अब ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम इन शरणार्थियों के लिए कुछ कर सकें, लिहाजा भारत सरकार हमारे लिए कुछ अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करे। तो भारत सरकार ने थोड़े दिन तक तो किया, लेकिन कितने दिन करती। तो एक दिन भारत सरकार को भी लगा, भारत सरकार की उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उनको एक दिन लगा कि कितने दिन ये सब चलेगा। तो बंगाल की सरकार और भारत की सरकार के बीच में अक्सर इस मामले पर तनातनी होती थी। शरणार्थी आते हैं, उनके लिए पैसे की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। अब उसका एक दूसरा भी विचित्र संकट है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां हमने कर रखी हैं। उनमें से एक संधि ऐसी है कि पड़ोसी देश से कोई शरणार्थी आए आपके देश में शरण मांगने के लिए, आप उसको मार भी नहीं सकते, रखना ही होगा आपको, या तो आप उसको सम्मान सहित वापस लौटा दीजिए, नहीं तो रखिए। तो ऐसी कुछ संधियों के चलते हाथ बंधे हुए थे सरकारों के। तो अक्सर भारत सरकार और बंगाल सरकार में इस बात पर कुछ ना कुछ गरम गरम होता रहता था। भारत की सरकार ने फिर पाकिस्तान की सरकार से बातचीत करने की कोशिश की और इस बात के लिए बहुत सारे देशों के सामने श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रस्ताव भी रखे कि इसका कुछ समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन अमेरिका का चूंकि इसमें पूरा साजिश थी, इसलिए दुनिया के किसी देश ने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार चुनौती भी दी दुनिया के बहुत सारे देशों को कि अगर बाद में हमें कोई ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ा, मान लीजिए कोई कठोर कदम उठाना पड़ा, तो फिर आप मत कहिएगा कि हमने ये कठोर कदम उठाया, अभी आप या तो इस मामले को हल कराइए। लेकिन कुछ हो नहीं पाया और इस बीच में इंदिरा गांधी लगातार कोशिश करती रही। तो एक तरफ तो ये कोशिश जारी थी और अचानक से 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। हमला बोला पाकिस्तान की वायुसेना ने सबसे पहले, और हमारे देश में जोधपुर में, आगरा में और दिल्ली में बम गिराए पाकिस्तान के सैनिकों ने 3 दिसंबर को सवेरे सवेरे 2:30 से 3 बजे के आसपास। अचानक से आगरा के हवाई अड्डे पर बम गिरे, दिल्ली में, जोधपुर में, जगह जगह बम गिरे। तो फिर भारतीय वायुसेनाओं को आदेश दिया गया कि अब पूरी ताकत से लड़ो, युद्ध हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा में अगर फ्लाइट शुरू हो लड़ाकू हवाई जहाजों की, तो मान लिया जाता है कि युद्ध शुरू हो गया। तो जैसे ही हवाई जहाज पाकिस्तान के भारतीय सीमा के अंदर आए तो भारत ने युद्ध की घोषणा की। तो फिर भारतीय सैनिकों ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा। अब इस युद्ध में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बहुत चतुराई का काम किया। जब उनको यह अंदाजा लग गया कि अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के समर्थन में है और जो G7 देशों का पूरा समर्थन है वो भी पाकिस्तान के ही साथ है, और अमेरिका कभी अब भारत के साथ आने वाला नहीं, कम से कम इस युद्ध में तो बिल्कुल नहीं आएगा,
और श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा कि अगर ये युद्ध लंबे समय तक चल गया तो अमेरिका जैसे देशों को चौधराहट करने का एक मौका मिल जाएगा। तो उनकी रणनीति जो उन्होंने बनाई थी वो ये कि कम से कम समय में युद्ध खत्म होना चाहिए और हमारा जो मिनिमम टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। तो मिनिमम टारगेट क्या था? मिनिमम टारगेट ये था कि पूर्वी पाकिस्तान को अलग करवा दो और ये जो भागकर आने वाले शरणार्थी हैं इनको कहो कि तुम्हारे लिए ये अलग देश की व्यवस्था, तुम यहां रहो, कम से कम हमारी सीमा के अंदर मत घुसो। अब शेख मुजीबुर रहमान नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे पूर्वी पाकिस्तान में, वो चाहते भी थे बहुत पहले से। उन्होंने एक मुक्ति वाहिनी बना रखी थी, प्राइवेट उनकी आर्मी थी। तो मुक्ति वाहिनी का पूरा कैंपेन ही चलता था पूर्वी पाकिस्तान में कि हम तो अलग होंगे एक ना एक दिन, हमारा पाकिस्तानियों से कोई मेल नहीं बैठता, उनकी संस्कृति के साथ भी मेल नहीं बैठता, हम तो बंगला भाषी हैं, पाकिस्तानी तो उर्दू भाषी हैं, हमारी तहजीब बिल्कुल बंगालियों जैसी है, पाकिस्तानियों की तहजीब बिल्कुल अलग है। आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य हो सकता है कि बंगाल के मुसलमान तो दुर्गा की पूजा करते हैं, नव दुर्गा का उत्सव मनाते हैं। जैसे आप यहां नवदुर्गा सजाते हैं वैसे तो बंगाल के मुसलमान भी सजाते हैं, दुर्गा जी की मूर्ति भी रखते हैं, 9 दिन जैसे आप करते हैं वैसे वो भी करते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान में भी इसी तरह के उत्सव होते थे। तो उनको लगता था कि या तो हम वापस भारत में मिलेंगे, नहीं तो हमारा तो अलग राष्ट्र होगा, इस तरह का। तो शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 के उस युद्ध में भारतीय सेनाओं का समर्थन किया और भारतीय सेनाओं ने फिर शेख मुजीबुर रहमान का समर्थन किया। भारत के लिए वो जरूरी ही था कि शेख मुजीबुर रहमान का समर्थन करके एक अलग राष्ट्र बना दिया, तो उसका नाम बांग्लादेश हुआ। ये पूरी की पूरी लड़ाई 1971 वाली 14 दिन में खत्म हो गई। 3 दिसंबर को हमला हुआ और करीब 16 दिसंबर की शाम तक एक अलग राष्ट्र बांग्लादेश बन गया। और सारी दुनिया में कूटनीतिक तरीके से इतना तेज काम किया श्रीमती इंदिरा गांधी के कुछ लोगों ने कि सारी दुनिया से अचानक से हफ्ते भर के अंदर बांग्लादेश को मान्यता भी दिलवा दी। ऐसे देशों से पहले मान्यता दिलवाई जो भारत के समर्थन में थे और धड़ धड़ मान्यता मिलती गई। बहुत थोड़े से देश रह गए G7 और अमेरिका जैसे, तो बाद में वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि अकेले पड़ गए। और जब ये 14 दिन के अंदर युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि भारतीय सेना इतनी जल्दी युद्ध खत्म करेगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाकायदा घोषणा की थी, आप में से बहुत लोग शायद जानते भी होंगे, अमेरिकन सेनेट में प्रस्ताव भी पारित हुआ था। अमेरिकन कांग्रेस माने अमेरिका की जो राज्यसभा है, सेनेट, वहां प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि अमेरिका की सेना पाकिस्तान के समर्थन में लड़ने के लिए भारत जाएगी। और अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा रवाना भी किया था। 7th फ्लीट एक अमेरिका की सेना का एक बड़ा हिस्सा है, उसका नाम है 7th फ्लीट, उसमें कुछ 1500 सैनिक होते हैं। तो उनको रवाना किया कि वो भारत के विरोध में लड़ेंगे, पाकिस्तान के समर्थन में लड़ेंगे। श्रीमती गांधी को ये मालूम था कि ये सब कुछ न कुछ होगा, इसलिए 14 दिन में लड़ाई खत्म की। जब तक अमेरिकी सेना आती युद्ध लड़ने के लिए तब तक तो सब कुछ हो गया था। बांग्लादेश भी अलग हो गया था और बांग्लादेश ही अलग नहीं हुआ था, अमेरिकी सैनिकों की हताशा और बढ़ी जब पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों ने समर्पण कर दिया। तो अमेरिकी सैनिकों को लगा कि हम जिनके लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं वो पहले से सरेंडर करके बैठे हैं, तो हमारे लिए कहीं उल्टी स्थिति ना बन जाए वहां पहुंचकर। तो अमेरिका को भी फिर विचार करना पड़ा कि हमारा ये फैसला ठीक है कि नहीं ठीक है। तो वो 7th फ्लीट आते आते फिर वापस लौट गया। तो पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, बांग्लादेश नाम का एक अलग राष्ट्र बन गया। 94,000 सैनिकों के सरेंडर का अर्थ उस समय क्या था? पाकिस्तान की सेना की कुल ताकत उस समय 2 लाख जवान की थी, उसमें से 94,000 ने सरेंडर किया। आज पाकिस्तान की सेना की ताकत 4.5 लाख की है, 4.5 लाख जवान है पाकिस्तान की सेना में, लेकिन 1970-71 में तो 2 लाख थे लगभग। तो 2 लाख जवान की सेना में 94,000 ने सरेंडर किया, माने आधी सेना पाकिस्तान की हमारे कब्जे में थी और उन सबको युद्धबंदी बनाकर भारत में लाया गया। फिर अमेरिका को लगा कि उसकी तो सारी योजनाएं फेल हो गई। तब अमेरिका ने फिर एक कूटनीतिक प्रयास शुरू किया कि चलो भारत सरकार से फिर समझौता करो। पाकिस्तान सरकार, भारत सरकार फिर समझौता करे। यूनाइटेड नेशंस में फिर तमाशा हुआ,
G7 के सामने फिर तमाशा हुआ। G7 देशों ने कहना शुरू किया कि तुमको कर्ज नहीं देंगे भारत सरकार को, आपको समझौता करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो भारत की सरकार कुछ दिनों तक तो टालती रही, लेकिन फिर मुश्किल हो गई, क्योंकि अमेरिका कूटनीति में बहुत माहिर है, दुनिया के सभी देशों का समर्थन कई बार वो डरा धमका